ग्रीनलैंड बहाना है, ईरान पे अभी भी निशाना है। जिस समय दुनिया ग्रीनलैंड में फंसी हुई है कि ग्रीनलैंड अमेरिका ले लेगा, यूरोप, ऐसा दिखाया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में इख्तिलाफ हो रहे हैं। यूरोप की कुछ सेनाएं ग्रीनलैंड जा रही, सेना हास्यास्पद है, 8 या 10 लोग फ्रांस ने भेज दिए, किसी ने भेज दिए, नूरा कुछ थी। असली मकसद अभी भी ईरान है और इसके बारे में खबर आ गई है। 2 बड़ी चीजें हुई। अचानक नेतन्याहू नेवातीम एयरबेस से उड़ा है एक अननोन लोकेशन के लिए, कोई नया वेपन यूएस टेस्ट कर रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ देखिए, इब्राहिम लिंकन और जॉर्ज बुश, ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जहाजी बेड़े, जो साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ आ रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ, अरेबियन सी वो देखिए पहुंच जाएंगे। जो पूरी खबर आ रही है कि करीब स्टेट ऑफ मलाक्का वो पहुंच चुके हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, और 25 जनवरी तक वो अरेबियन सी पहुंच जाएंगे। फिर वहां से पर्शियन गल्फ का रास्ता बहुत पास है। उसके बाद 12 F-15 फाइटर जेट्स जॉर्डन में पिछले 24 घंटे अमेरिका भेज चुका है, जॉर्डन में जो उसका बेस है। और जॉर्डन वो देश है जिसने ये नहीं कहा है कि अमेरिका को वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा ईरान पे हमले के लिए। सऊदी अरेबिया कह चुका है, टर्की कह चुका है, कुछ और देशों ने कहा है, कतर ने अभी कोई ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है, और खास तौर पे जॉर्डन ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इस पूरे खेल में जॉर्डन को लोग मिस कर जा रहे हैं। ये संभव है कि सऊदी अरेबिया परमिशन ना दे, कतर भी परमिशन ना दे, लेकिन जॉर्डन ने परमिशन दे दी, वो ईरान के सबसे करीब है। और वहां पर F-15 जेट्स का जमावड़ा हो रहा है। F-15 जेट्स के बारे में बता चुका हूं मैं कि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि उनको वो गोस्ट बना दे, कि वो दिखाई पड़ना बंद हो जाए। तो ये जो पूरी एक अमेरिका की मतलब बेसिकली ईरान के रडार वो जाम कर दें, या ईरान के जो रडार आ रहे हैं उनमें वापस ऐसे सिग्नल्स भेजें कि वो रडार कंफ्यूज हो जाए, जिसको ईगल पैसिव एक्टिव EPA और वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम कहते हैं, EPAWSS। तो ये देखिए, जो F-15 जेट्स जॉर्डन आ रहे हैं, डीगो गार्शिया में कार्गो प्लेन्स लैंड हो रहे हैं, पूरी घेरेबंदी की जा रही है। और यूएस ऑफिशियल्स ने जेरूसलम पोस्ट, इजरायली अखबार, उसको कहा है कि ऑल ऑप्शंस आर नाउ ऑन द टेबल, which means that Washington is now seeking to assemble a sizable force. Washington is seeking to assemble a sizable force in the region to give Trump flexibility about when to strike Israel. The question is when to strike Iran. अब ये भी नहीं रह गया कि स्ट्राइक करो, अब कब वो ईरान को स्ट्राइक करेगा, ये एक सवाल रह गया। उसके बाद नेतन्याहू जो एक अननोन लोकेशन की तरफ गया है, उसके पहले उसने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 72 घंटों में भी कुछ हो सकता है। उसके बाद जो फॉर्मर यूएस एम्बेसडर हैं जो इजराइल में, डैन शपीरो, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर और जायनिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रंप किसी ना किसी तरीके से वो खामनेई को छोड़ेगा नहीं, इमाम खामनेई को नहीं छोड़ेगा, ये इन्होंने कहा है। अब ये बड़ी बात देखिए, वो कह रहे हैं कि इमाम खामनेई को ट्रंप नहीं छोड़ेगा, ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ है। और जैसा कि उसने वेनेजुला के केस में दिखाया, वेनेजुला के केस में कोई बहुत फायदा अमेरिका को विंडफॉल हो गया, उसने देश कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। मदुरो से उसको पर्सनल खुन्नस थी, उसने उठवा लिया और अभी उसके सिस्टम को जारी रख रहा है। अच्छा, अब ईरान में इमाम खामनेई से एक व्यक्तिगत किस्म का एक चिढ़ ट्रंप को हो गई है, और इसको लेके देखिए, जियो पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत चिढ़ का क्या मतलब, लेकिन होता है, ये होता है। दूसरी बात, अमेरिका ये समझता है कि जब तक वो ईरान की विचारधारा खत्म नहीं करेगा, जिसने शिया आइडियोलॉजी को, यानी करबला की जंग को पूरी दुनिया में एक रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी में तब्दील कर दिया, कि करबला में जंग हुई थी, मजलूम और जिनको इमाम आयतुल्लाह खुमैनी मुस्तज़फ़ीन कहते थे, और मुस्तकबिरीन जो मजबूत हैं और मुस्तफ़ीन जो ऑप्रेस्ड हैं, तो उन्होंने कहा करबला में जंग मुस्तज़फ़ीन और मुस्तकबिरीन के बीच हुई थी। तो मुस्तज़फ़ीन अब कहीं भी हैं,
चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उनको अब जो पावरफुल हैं, जो ऑपरेसर्स हैं, उनसे लड़ना है। तो शिया आइडियोलॉजी को जो इन्होंने आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दे दिया, एक ग्लोबल रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी बना दी। इसको लेके अमेरिका घबराया हुआ है। इसीलिए इस बार जो मोसाद CIA द्वारा जो पोषित हमले थे, उनमें इतनी मस्जिदें जलाई गई हैं। आप एक वीडियो देखिए जिसमें महिलाएं मस्जिदें जला रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो अगर ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं, और ईरान मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है, महिलाएं मस्जिद जलाएंगी, पुरुष मस्जिद जला रहे हैं, वो कुछ डिस्टॉर्टेड, जो विकृत, जो कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के MEK वगैरह फोर्सेस हैं, उनके लोग हो सकते हैं, या बहाई कम्युनिटी के हो सकते हैं। बहाई कम्युनिटी के बारे में बहुत खबर आ रही है। ये एक ऐसा सेक्ट है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है इनका, और ये ऐसा सेक्ट है जो ईरान से ही शुरू हुआ था, जो इस्लाम को भी नहीं मानता, किसी और को भी नहीं मानता, अपना ही धर्म वो कुछ चलाता है, जिसमें वो उनके बाप जो कुछ 1840s में जो उनके कुछ आए थे, उनको प्रॉफिट मानता है, और फिर कहता है कि सारे धर्म बराबर हैं, सबको इसमें शामिल हो जाना चाहिए। खैर, तो उसके बारे में भी जो शुरू में खबर आई थी कि जो ईरान में राइटिंग कर रहे हैं वो शैतान को पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं बहाइस की तरफ भी इशारा था। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे देखिए ज़ोरास्ट्रियंस जो ईरान में, जब ईरान में इस्लामिक रूल आया 7th सेंचुरी AD में, उसके बाद भी ज़ोरास्ट्रियंस की बड़ी संख्या थी, तो काफ़ी उसमें से बहाई हो गए, ये भी बात आ रही है। और अभी भी ज़ोरास्ट्रियंस भी हैं जो आग की पूजा करते हैं, या वो जो उनका जो एक टेम्पल होता है, ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल। जूस भी हैं ईरान में, हालांकि जूस ईरान के बहुत लॉयल हैं ईरान के प्रति, उनके वीडियोस भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ हिस्सा हो ही सकता है जो ज़ायनिस्ट से मिला हो। लेकिन ये जो पूरा देखिए, पूरी जो, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए, पूरा अमेरिका इस समय केंद्रित है, वो ये समझता है कि ईरान को खत्म करने से दुनिया में जो एक जो फिरौन के विरोध में जो ताकतें उठ सकती हैं, यानी आज के फिरौन, आज के अमेरिका, आज दुनिया में लड़ाई किस बात की? यही तो लड़ाई है ना, कि एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है। एक है जो सबसे अमीर तबका, दुनिया का 1%, जो पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा चाहता है, और बाकी जनता है जो लड़ रही है, और उस 1% के पास सब कुछ है, सेना है, पुलिस है, उसके बाद हथियार, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है। अभी तो एक रेडियो बॉम्ब के बारे में हम बताएंगे जो अमेरिका टेस्ट कर रहा है, और नेतन्याहू भी जिसके लिए गया है, और वो ईरान पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो देखिए पूरी बात है कि किसी भी तरह उनको ईरान को इसलिए खत्म करना है कि ईरान के पास वो विचारधारा है, इंसान विचारों से लड़ता है। विचार अगर ये रहेगा तो कभी भी अमेरिका और उनके 1% जो लोग हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो शासन नहीं कर पाएंगे। आज हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे गाजा में भी जो गाजा पीस बोर्ड और इस तरह की जो चीजें, इस तरह की जो कवायदे चल रही हैं, उनका क्या मतलब है। क्योंकि वहां भी देखिए ट्रंप एक पैरेलल UN खड़ा करना चाहता है अपना। ये भी एक बात पूरी समझ में आ रही है और उभर के आ रही है। लेकिन देखिए, मेन जहां पर जो ईरान पर खतरा है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता है एक बात कि ईरान के पार्लियामेंट में तमाम पेजिशकियान से लेकर तमाम लोग शायद इम्पीच होने वाले थे, क्योंकि पेजिशकियान ने, ईरान के प्रेसिडेंट ने आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इमाम खामनेई पे अगर कोई हमला होगा तो वो पूरे ईरान पे हमला मारा जाएगा, फिर उसका एक अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा। इस स्टेटमेंट के बाद ईरान के पार्लियामेंट में जो प्रेसिडियम है, ऐसी खबर आई कि वो जो कुछ इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स वो चलाने जा रहा था कुछ मंत्रियों के खिलाफ। पेजेशकियान का नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो उसने फिर वो जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं फिलहाल ड्रॉप कर दिए जब पेजेशकियान का ये स्टेटमेंट आया। और पेजेशकियान का खामनेई के समर्थन में स्टेटमेंट काफी दिनों बाद आया, जिसको लेके भी बहुत सवाल है। तो अभी ईरान की जो सिचुएशन है, वहां अभी संघर्ष चल रहा है, अंदरूनी भी और बाहर से तो है ही खतरा। लेकिन यह क्रांतिकारी ताकतों के साथ होता है। जब रशिया इतनी बड़ी ताकत
आज है और जब यूएसएसआर था और भी बड़ी ताकत थी, लेकिन 1918-1922 के बीच जो रशिया में सिविल वॉर हुई उसमें रशिया के अंदर भी डिवीजन था, बाहर 11 देशों ने हमला किया था और वो एक दूसरी तरह की स्थिति थी। उसमें तो रशिया के पास हथियार भी उस तरह से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जनता को मोबिलाइज किया, नई सेना खड़ी की, 4 साल पूरा युद्ध चला। तो देखिए ऐसी चीजें हुई हैं, चाइना के खिलाफ भी हुआ, अब ये मतलब चाइना के खिलाफ भी ऐसे हुआ। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जिस तरह से सोवियत रशिया ने जर्मनी को पीछे किया, तो ये सारी चीजें होती हैं। और ईरान इस समय एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ है, उसके पीछे रशिया और चाइना है और उसकी एक्टिव मदद कर रहे हैं। और एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम आपको से सच्चाई नहीं छुपाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चीजें बढ़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है और नेटो की फोर्सेज हैं, ग्रीनलैंड में अभी पूरा ये व्यस्त हैं, मतलब ग्रीनलैंड वाले एक नूरा कुश्ती में, तो उनका असली मकसद यही है। और इसमें देखिए जो डैन शपीरो का आगे भी कहना है कि जो ट्रंप चाहता है कि एक बड़ा धमाका करे मिडिल ईस्ट में, इतना बड़ा धमाका करे कि फिर उसके बाद सब उसके आगे नतमस्तक हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास जो जिनके बारे में हम आपके सामने बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो हथियार है, जो उनकी सुरक्षा का जो लेवल है, जिस तरह से उन्होंने अपनी सुरक्षा को पूरे लेयर्ड तरीके से एक के बाद एक ईरान के नक्शे में आप देखिए तो एक सीढ़ी नुमा तरीके से उन्होंने सजाया है, तो वो लगता नहीं है कि ऐसा होगा। उसके बाद अभी आप देखिए तो ईरान से और खबरें आ रही हैं, उसमें यही आ रहा है कि ये देखिए 2011 में जैसे लीबिया के साथ हुआ, वही ईरान के साथ ये इनकी करने की साजिश थी। These were not ordinary protests. They were organized, violent riots, a familiar regime change playbook designed to destabilize Iran. A playbook that since 1979 has been attempted again and again and failed. Dr. Fouad Izadi of the Faculty of World Studies in Tehran cited an example from the very old regime change playbook. Remember in 2011, during the Arab Spring, the United States decided to arm individuals, groups inside Libya. They had initially peaceful demonstrations, but it turned very violent suddenly because of the arms and the organization that the United States provided. And that created the pretext for U.S. attacking Libya. And you know what happened to Libya? It's taken apart into 3 pieces. Libya is not in a good situation. And they attacked Libya militarily, they overthrew the government. The oil is taken over by Western oil companies, and the Libyan people are suffering since 2011. और ये बात सच भी है, क्योंकि जो रजा पहलवी का जो चैनल है ईरान इंटरनेशनल टेलीग्राम में, वो खुल के उसने कहा, रजा पहलवी ने भी कहा कि हम ईरान के कई टुकड़े कर देंगे, अपने ही देश के कह रहे थे हम कई टुकड़े कर देंगे। उसके बाद देखिए जो एक ईरान के पुलिस चीफ का एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 दिन हैं जो ईरानी भटक गए थे लड़के, 3 दिन हैं लड़के या युवक और युवतियां, 3 दिन है वो सरेंडर करें वरना फिर अंजाम भुगते। برای امکان داره صد جوانایی هم باشن که ناخواسته وارد این مجموعه اعتراضات قرار گرفته باشن، اونها چه تصمیمی دارن؟ ما اونها رو به عنوان کسانی که به اصطلاح فریب خوردن میشناسیم، نه به عنوان کسانی که سرباز دشمن بودن و لذا با فریب خوردگان با رأفت نظام جمهوری اسلامی برخورد میشه، اما با کسانی که لیدر بودن، اغتشاشگر بودن، شدیداً به حکم قانون برخورد میشه و کار میشه. از همینجا اعلام میکنم که این دست از کسایی که فریب سرویس ها رو خوردن و در حقیقت به نوعی سرباز اونها شدن، وقت دارن خودشون رو تسلیم کنن. اگر خودشون رو تسلیم کنن قطعا در مجازاتشون تخفیف زیادی قائل میشه. फिर आप देखिए टर्की में जो रजा पहलवी के ईरानियन सपोर्टर वो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान की जो टर्की में एम्बेसी है उसके सामने, लेकिन वहां पर टर्की के लोग ईरान का झंडा उठाए हुए और वो उन पे हमला कर रहे हैं।
आप में दिखाता है, ये अपने आप में साफ दिखाता है कि किस तरीके से टर्की तक में एक प्रो ईरान सेंटिमेंट है। और इसीलिए देखिए सऊदी अरेबिया की वो बात याद आती है जब सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से कहा कि अगर आपने हमारा बेस यूज किया और ईरान ने यहां स्ट्राइक कर दिया यूएस बेस जो सऊदी अरेबिया में है, तो हमारी जनता ईरान के साथ होगी, क्योंकि वो उनको भी नहीं पसंद है यूएस बेस। और ईरान की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि उनको पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को खदेड़ के ही मानना है। अब देखिए हम गाजा पीस प्लान पे आते हैं जो ट्रंप का है। क्या है गाजा पीस प्लान? मतलब ये जो पीस बोर्ड है, अब पीस बोर्ड मैंने आपको बताया था कि एक पीस बोर्ड है जिसमें ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दुनिया के तमाम देश उसमें हैं। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो पैलेस्टीनियन नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, PNCAG, पैलेस्टीनियन नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। अब ये जो है, ये तो अल-शात जो एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट है उनके नेतृत्व में ये काम करेगी, ये डे टू डे अफेयर संभालेगी। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप एक नए पैरेलल यूएन में बदल देना चाहता है। अब देखिए भारत को इन्विटेशन दिया, नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन दिया, भारत के प्रधानमंत्री को, कि तुम ज्वाइन करो। तमाम देशों को, पाकिस्तान से कह रहा है, टर्की से कह रहा है, तमाम देशों से कह रहा है तुम ज्वाइन करो। तो गाजा को यह बनाना चाहता है एक मॉडल, एक वैकल्पिक यूएनओ का। और इसमें इसने शर्त लगा दी है कि वही देश परमानेंटली इसमें रह सकते हैं जो $1 बिलियन दें। अब $1 बिलियन की भी शर्त है, यानी इतने देश हैं दुनिया में, तो ये वो $1 बिलियन दें। अब वो ऐसा नहीं कि वो बोर्ड ऑफ पीस के काम को या गाजा की रिकंस्ट्रक्शन को वो पैसा उसमें लगाया जाएगा, नहीं, उसमें नहीं लगाया जाएगा। ये ट्रंप का अपना है कि ये एक फंड होगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा, वो ट्रंप जानता है, बस ट्रंप के अलावा कोई नहीं जानता है। तो ये देखिए, ये जो पूरी एक परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से दुनिया चल रही है इस समय। और फिर मैं कह रहा हूं कि ईरान का सवाल अभी ज्वलंत है, अभी सुलग रहा है, और इस पे हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। कल हम आपके बीच देखिए एक गाजा पे स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे, या तो 12 बजे 11 से 12 के बीच में, या फिर 2 से 3 के बीच में इसी चैनल पे। और उसके बाद जो रात का वीडियो है वो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।